नमस्कार। पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, पीसीआई हिंदी ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और भी भाइयों को कुछ लाभ मिल सके। यहाँ पर हम कर्मश से वीडियो डाल रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। मित्रों, आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइए, आगे से आगे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी फायदा मिल सके। हम आज की क्लास करने वाले हैं मूल अधिकार। और मूल अधिकार संविधान का एक ऐसा अंग माना जाता है जो बहुत ही व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। मित्रों, मूल अधिकारों की बात करते हैं। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो हम मूल अधिकारों का जिक्र करते हैं। मूल अधिकारों की जननी इंग्लैंड को कहा जाता है, जहां से मूल अधिकारों की शुरुआत हुई। और हमने मूल अधिकार ग्रहण किए हैं अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका के संविधान ने मूल अधिकारों को विस्तार दिया था। अतः यहाँ पर मूल अधिकारों का जनक हम अमेरिका को बोल सकते हैं। तो मित्रों, चलते हैं अपने बिना कुछ देरी किए हुए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1215 का एक महाराजा सम्राट के द्वारा एक चार्ट पेश किया गया, जो 1215 का चार्ट कहलाता है। और इस चार्ट के तहत ब्रिटेन के लोगों को मूल अधिकार प्रदान किए गए, जो शिक्षा का अपने मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही बात कही गई है। देखो, ब्रिटेन की जनता को मूल अधिकार प्रदान किए गए और इन्हीं को हम मूल अधिकारों का क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। कभी मित्रों आ जाए कि किस राजपत्र को या किस चार्ट पत्र को हम मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कह सकते हैं, आधारशिला कह सकते हैं, तो ये जॉर्ज के द्वारा 1215 का जो चार्ट पेश किया गया, ये मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसके बाद में हम आगे चलें विस्तार से, तो 1791 की बात है। 1791 में यूएसए अमेरिका ने इसको व्यापक रूप दिया, और ये व्यापक रूप ही मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। मूल अधिकारों का इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। अतः मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है अमेरिका मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। और इस मूल अधिकारों की जननी किसको कह सकते हैं, इंग्लैंड को कह सकते हैं। दोनों के दोनों प्रश्न आप जहन में उतारो कि जनक अमेरिका और जननी इंग्लैंड को कह सकते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो मित्रों, अपने आगे बढ़े तो यहाँ पर भारत और मूल अधिकारों का हम इतिहास जान सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो भारत ने मूल अधिकार किस प्रकार से मूल अधिकारों की मांग की और किस आधार पर हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया है। तो मित्रों, मूल अधिकार हमने किस संविधान से ग्रहण किए हैं, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ व्यक्तित्व या कुछ चार्ट जिन्होंने मूल अधिकारों की मांग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1895 तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक पेश किया गया। और स्वराज्य विधेयक, यहाँ पर स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और 1895 के तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक के द्वारा पहली बार मूल अधिकारों की क्या की गई, मांग की गई। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं स्वराज्य विधेयक 1895। फिर इसके बाद में हम आगे चले तो 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल के लोग मिले थे। मतलब कांग्रेस एक दूसरे से बिछड़ी हुई थी, वो लखनऊ समझौता में मिली थी। मित्रों, 1916 में ही होम रूल आंदोलन चलाया गया। और ये होम रूल आंदोलन चलाने वाले अपने बाल गंगाधर तिलक हो गए और एनी बेसेंट हो गई। इन दोनों ने मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया, जिसके तहत यहाँ पर मूल अधिकारों की क्या की गई, मांग की गई। तो यहाँ पर एनी बेसेंट और तिलक का नाम आए तो होम रूल आंदोलन आएगा। इसी कड़ी में हम आगे चलें, अपने संविधान की पहली आधारशिला जो नेहरू रिपोर्ट को हम कह सकते हैं। यहाँ पर 1928 की बात है। यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, पंडित मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का मतलब है ये पंडित मोतीलाल नेहरू आएगा। मोतीलाल नेहरू द्वारा पहली बार यहाँ पर मूल अधिकारों की क्या की गई मित्रों, मांग की गई। अब ये नेहरू रिपोर्ट के बाद में हम आगे चलेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का नाम इतिहास में आता है। मित्रों, हम बढ़ते आगे। यहाँ पर
1931 में कराची अधिवेशन हुआ और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अतः कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई। तो वो मित्रों कौन सा हो जाएगा, 1931 का कराची कांग्रेस अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 1931 के बाद में हम आगे चलते हैं तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम माना जाता है। 1935 के अधिनियम में मूल अधिकारों को व्यापक रूप से वर्णित किया गया और मूल अधिकारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो 1946 में संविधान सभाएं होती हैं और उन संविधान सभाओं में जैसे पहली संविधान सभा यहाँ पर हम बात करें 9 दिसंबर को होती है, फिर आगे 11 दिसंबर को होती है, फिर तीसरी विधानसभा 13 दिसंबर को होती है। ये सभाएं होने के बाद में फिर मूल अधिकारों के लिए एक संविधान सभा बुलाई गई। उस संविधान सभा में मूल अधिकार एक समिति बनाई गई, मूल अधिकार समिति। मित्रों, अपने संविधान की प्रमुख समितियां हैं, उसमें एक मूल अधिकार समिति भी आती है और मूल अधिकार समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मित्रों, यहाँ से मूल अधिकारों से समिति से संबंधित 2 पर्सन बन सकते हैं। पहला पर्सन मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। मूल अधिकार उप समिति आ जाए तो जे.बी. कृपलानी आएगा और मूल अधिकार समिति आए तो कौन आएगा मित्रों, तो ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा। मित्रों, अपने संविधान में कुछ समितियां बनी, उन समितियों में पटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि पटेल यहाँ मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष हो गया। इसके अलावा प्रांतीय समिति का अध्यक्ष भी अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। परामर्शदात्री जो समिति होती है उसके अध्यक्ष भी कौन बन जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर ये मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे हम आगे चलें तो मूल अधिकारों को आगे और देखें तो इसका जो मूल रूप से इसका प्रारूप तैयार किया गया, मतलब समिति बनाई गई पटेल द्वारा, उस समिति के अध्यक्ष कौन हुए, जे.बी. कृपलानी, और मूल अधिकारों का एक प्रारूप तैयार किया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखो वर्णन कर रखा है हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें मित्रों हम बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद हम 12 को लेते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा किस यहाँ पर अनुच्छेद में मिलती है, तो मित्रों इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 हो गया, इसमें इसका उल्लेख मिलता है, मतलब विधानमंडल की जो शक्तियां हैं उनका वर्णन कर रखा है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन है उसका वर्णन कर रखा है और कुछ सरकारी व्यक्तियों का यहाँ पर वर्णन कर रखा है जो राज्य से संबंध रखते हैं। तो ये मित्रों अनुच्छेद 12 हो गया। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का उल्लेख मिलता है, या हम विधि के लिए कानून शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द या कानून शब्द का उल्लेख मिलता है जो न्यायालय द्वारा अपने मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद हो गया 13 और इस अनुच्छेद 13 में अलग अलग बातें कही गई हैं। हम बात करें 13(1) में क्या बात कही गई है, तो 13(1) में कही गई है कि संविधान लागू 1950 में हुआ, इससे पहले जो मूल अधिकार थे वो क्या हो जाएंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे। तो ये वर्णन तो मिलता है अनुच्छेद 13(1) में। फिर इसके बाद में 13(2) यहाँ लिखा हुआ है। 13(2) में ये जो शून्य घोषित होंगे ये न्यायालय द्वारा होंगे। किसके द्वारा होंगे मित्रों, न्यायालय के द्वारा ये शून्य घोषित किए जा सकते हैं। फिर आगे हम चलें तो अनुच्छेद 13(3) और 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा की गई है। विधि शब्द की परिभाषा किसमें दी गई है मित्रों, 13(3) में दी गई है। और इसी के अंतर्गत 13(4) जो आता है, 13(4) में हम किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, संसद द्वारा संशोधन कर सकते हैं, और ये अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया आती है जो हमने अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। तो मित्रों संशोधन द्वारा यहाँ पर न्यायालय इसको लागू करेगा, ऐसा वर्णन अपन 13(4) में पढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चले तो मित्रों
बहुत ही शानदार ट्रिक रहने वाला है, जो अनुच्छेद मोटे रूप से कई बार पूछे जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या वर्णन मिलता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया है और वो ट्रिक है समान सवसुधा शिक्षा का उपचार है। समान सवसुधा किसका उपचार है मित्रों? शिक्षा का उपचार है। आज तो केवल आपको ये थोड़ा प्रारूप ही बताया जाएगा ऊपर से, उसके बाद में एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मित्रों समान स्वशोधा शिक्षा का उपचार है, इसके माध्यम से हम याद करें तो समान का मतलब हो जाएगा समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार का वर्णन अपने अनुच्छेद बात करें तो 14 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा मित्रों? 18 तक हो जाएगा। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद यहाँ 14 से लेकर 18 तक कर रखा है। अब 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 और 18 में क्या है, ये सभी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद में हम आगे चले तो स्व लिखा हुआ है सूत्र में। स्व का मतलब हो जाएगा मित्रों स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का उल्लेख यहाँ पर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक है मित्रों? 22 तक है। स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। आगे लिखा है सो का मतलब मित्रों यहाँ पर हम ग्रहण कर सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है। धा का मतलब मित्रों यहाँ हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को धर्म प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान है, और ये प्रदान करने वाले अनुच्छेद 25 से लेकर कहाँ तक हो जाएंगे मित्रों? 28 तक हो जाएंगे। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कर रखा है। इसी के बाद में हम आगे चले तो शिक्षा लिखा हुआ है। शिक्षा, तो यहाँ पर हम शिक्षा को इससे जोड़ सकते हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार का वर्णन अपने अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार का वर्णन मिलता है। ऐसे हम चले आगे तो यहाँ पर मित्रों 30 के बाद में आता है 31, और 31 को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि 31 को अपने भारतीय संविधान में हटा दिया गया है। 31 और 19(1) को हटा दिया गया क्योंकि वहाँ संपत्ति के अधिकार का वर्णन मिलता था, जो मूल अधिकारों से हटाकर उसको कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। ऐसे हम आगे चले तो यहाँ पर उपचार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मित्रों हम ऐसे याद रख सकते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन कर रखा है, जो अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा मित्रों? तो ये अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 5 रिट्स जारी की जाती हैं जो अपने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी कारण भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कह दिया मित्रों? आत्मा कह दिया। अब यहां से हम गणना करते हैं। देखिए कभी आ जाए कि वर्तमान में मूल अधिकारों में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है। तो एक तो हो गई कौन सी मित्रों? समानता। दूसरी कौन सी हो गई? स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता कौन सी हो गई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथी कौन सी हो जाएगी? धार्मिक स्वतंत्रता। और पांचवी कौन सी हो गई मित्रों? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठी कौन सी हो गई? यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे हम क्रम देखें तो यहाँ पर मित्रों कितनी स्वतंत्रताएं हो गई? तो कभी पूछ लिया जाए वर्तमान में मूल अधिकारों में कितनी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, तो कितनी स्वतंत्रताएं हो गई मित्रों? 6 स्वतंत्रताएं हो गई। 6 स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। और इसके अलावा इसमें 7वीं स्वतंत्रता हटा दी गई है। तो वर्तमान में मूल अधिकारों में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है? तो 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, जबकि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मित्रों अभी हमने कहा कि अनुच्छेद 30 को हटा दिया गया है, और 30 को हटाकर ये कहाँ रखा गया है मित्रों? अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 30 में संपत्ति का मूल अधिकार था। इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। 300 क में कानूनी अधिकार, कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार बनाकर जोड़ दिया गया है। अब मित्रों हम कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार का वर्णन।
पहले अपने संपत्ति के अधिकार का वर्णन मूल अधिकारों में 2 जगह मिलता था। कितनी जगह मिलता था मित्रों? 2 जगह। तो साथियों बात करें तो एक तो कौन सा हो गया? अनुच्छेद 30। एक तो कौन सा हो गया मित्रों? अनुच्छेद 30 हो गया। और दूसरा अनुच्छेद कौन सा हो गया? 19(1)(च) में भी संपत्ति के अधिकार का वर्णन मिलता था, जिसको हटाकर, दोनों जगह से हटाकर इसको जोड़ दिया गया किसमें मित्रों? कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। और कानूनी अधिकार के अंतर्गत यहां पर हम बात करें तो अनुच्छेद यहां पर 300 में है मित्रों। ये 44वां संशोधन हुआ और 44वें संशोधन के तहत अपने मोरारजी देसाई की सरकार की बात करें तो यहाँ पर उस समय भारत के पीएम कौन थे? तो यहाँ पर मित्रों मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संशोधन आया 1978 में, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को वहां मूल अधिकारों से हटाकर कैसा अधिकार बना दिया मित्रों? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसी कड़ी में हम आगे चले तो मित्रों ये कानूनी अधिकार बन चुका है जो 300 में है। अब यहाँ पर मित्रों थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं क्यों बीच में आ गया है। तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार का वर्णन वर्तमान में संविधान के भाग 12 में मिलता है। किसमें मिलता है मित्रों? 12 में। और अनुच्छेदों की बात करें तो यहाँ पर 264 से लेकर और 300 तक, कहां तक मित्रों? 300 तक ये संपत्ति, वित्त और संपत्ति के अधिकार का वर्णन मिलता है। वित्त और संपत्ति के अधिकार का वर्णन अपने संविधान की भाग 12 में कर रखा है। अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक वर्णन कर रखा है। इसी वजह से 300 में यहाँ जोड़ दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसे मित्रों हम बात करें तो अपने मूल अधिकारों का हमने आज थोड़ा सा प्रारूप जाना है, और इस प्रारूप के माध्यम से हमने पहचान की कि कहां से कहां तक किस नाम से ये उल्लेख मिलता है। तो मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको ये मूल अधिकार समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों अगर आपको वास्तव में लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हमें ठीक लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PCI हिंदी ज्ञान को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।